हमारा लेक्चर है वो बेसिकली जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिएंट्स ओवर वोल्टेज के हवाले से। तो हम लोगों ने जो है वो जो पिछला लेक्चर मिड के बाद चैप्टर नंबर 4 ट्रांजिएंट्स ओवर वोल्टेजेस को जो है वो स्टार्ट किया था। और कल के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो है वो हम लोगों ने जो है वो सिर्फ इस चीज़ को देखा था कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस। तो इसके अंदर जो है वो यही सबसे मेजर दो चीज़ें बताई थी ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस के प्रोड्यूस होने में, कि एक तो कैपेसिटर स्विचिंग जो है वो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस को बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, और दूसरा जो है वो लाइटनिंग फिनोमिना से। तो मेजरली जो है वो ये दो चीज़ें आती हैं। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास जो हैं वो स्विचिंग फिनोमिनास होते हैं जिसके बिना पे ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस जो हैं वो सिस्टम में अकर होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस होते हैं ये हमारे पास जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के भी होते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज के भी होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी रेंज के भी होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि भाई किस किस्म का जो है वो स्विचिंग हुई है, आया कि नॉर्मल स्विचिंग ऑपरेशन हुआ है पावर नेटवर्क के अंदर या फिर लाइटनिंग है। तो उसी एतबार से जो है वो हमारे पास जो है वो लो, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी थी कि हमारे पास जो है वो लोड स्विचिंग और लाइटनिंग फिनोमेना के केस के अंदर जो है वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस जो हैं वो सिस्टम में आते हैं। और अगर जो है वो हमारे पास कैपेसिटर एनर्जाइजेशन हो तो फिर हमारे पास जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट्स जो हैं वो अकर हो रहे होते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो नॉर्मल किस्म की स्विचिंग है, फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, या फिर जो है वो हमारे पास सर्ज अरेस्टर की कोई फंक्शनिंग का इशू है, तो तब जाके जो है वो हमारे पास जो है वो मीडियम एंड लो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो कैपेसिटर स्विचिंग के हवाले से जो है वो खासी डिटेल के अंदर देखा था कि जब भी कभी कैपेसिटर को स्विच किया जाता है तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो ओवर वोल्टेजेस जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो कैपेसिटर की लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि कैपेसिटर लगा हुआ कहाँ पे आया है, कि वो मेन फीडर के ऊपर लगा हुआ है या फिर जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को भी देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अगर कैपेसिटर की स्विचिंग होगी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास फीडर पे भी नज़र आ रहा होता है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूवर्ड्स द सोर्स की तरफ जो है वो ट्रैवल करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो अपना रोल प्ले करता है और इस ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट को जो है वो किसी तरीके से जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो रोल ऑफ एरेस्टर्स के बारे में जो है वो कैपेसिटर स्विचिंग के अंदर देखा था कि एरेस्टर जो है वो इस कैपेसिटर स्विचिंग की बदौलत जो हाई फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट पैदा हुए हैं उनको किस तरीके से जो है वो फिर मिटिगेट कर रहा है या फिर जो है वो उसे ब्लॉक कर रहा है। तो कल का लेक्चर जो था यानी कि जो हमारा मिड के बाद पहला लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। आज हम दूसरे हिस्से की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास जो है वो लाइटनिंग के हवाले से है कि भाई ये लाइटनिंग जो आसमान से बिजली गिर रही है ये किस तरीके से जो है वो फिर हमारे सिस्टम में जो है वो ओवर वोल्टेजेस ला रही है। तो आप हम लोग जो हैं वो लाइटनिंग से जो है वो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो तरीकाकार जो है वो उसी तरह ही होगा कि भाई जब तक हिम्मत है हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, जब हिम्मत जवाब दे जाएगी थोड़ी देर की ब्रेक कर लेंगे और फिर दोबारा से जो है वो अपने काम को जो है वो फिर शुरू कर देंगे। कोशिश आज पूरी करूंगा कि सोर्सेस ऑफ ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स को जो है वो आज हम किसी तरीके से ख़त्म कर दें। ठीक है। तो लाइटनिंग इज़ अ पोटेंट सोर्स ऑफ इम्पल्स ट्रांजिएंट्स। ठीक है। तो हम जो हैं वो अब ये इम्पल्स ट्रांजिएंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर है लाइटनिंग। ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट नहीं करेंगे कि लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे हो रही है, लेकिन जो जो आप में से हाई वोल्टेज पढ़ रहा है
तो हम लोगों ने हाई वोल्टेज के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर यही चीज़ें डिस्कस की थी कि हाउ लाइटनिंग इज़ प्रोड्यूस्ड, और वो ज़मीन पे किस तरीके से जो है वो ट्रैवल करती है, और फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट की मुख्तलिफ थ्योरीज क्या हैं, उसके बारे में जो है वो हम बात उसी बुक के अंदर ही करेंगे, हाई वोल्टेज सब्जेक्ट के अंदर ही करेंगे. We will concentrate on how lightning causes transient over voltage to appear on power system. तो हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ इस चीज़ पे होगा कि भाई पावर सिस्टम में जो है वो ट्रांजिएंट्स का जो है वो क्या रोल है. तो फिगर 4.6 illustrates some of the places where lightning can strike that results in lightning current being conducted from the power system into load. तो हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो फिगर को देख लेते हैं. अब ये आपके सामने जो है ये फिगर नज़र आ रही है. तो फिगर के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो लाइटनिंग जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो गिर सकती है, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इसका इम्पेक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ होगा. तो सबसे पहले जो है वो फिगर में ये बता रहा है कि भाई प्राइमरी फेज के ऊपर जो है वो अगर लाइटनिंग गिरे तो फिर हम आगे देखेंगे कि उसका क्या इम्पेक्ट होगा. कभी कभी जो है वो होता ये है कि तारों के ऊपर नहीं गिरता, लेकिन जो है जो उस फेस के इर्द गिर्द की जगह है, ज़मीन है, उसके ऊपर जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है. तो डेफिनेटली हमारा अर्थ का सिस्टम, ग्राउंडिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर जो है वो बहुत बैड इम्पैक्ट जो है वो आता है. तो इसीलिए उसने जो है हम लोगों को जो है वो एक तो पोल के ग्राउंड के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट किया है कि अगर लाइटनिंग गिरे, और फिर दूसरा उसने रिप्रेजेंट किया है कि अगर जो है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड के ऊपर जो है अगर लाइटनिंग हो तो फिर किस तरीके से जो है वो हमारा अर्थ सिस्टम या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो है वो ओवर वोल्टेजेस का फिनोमिना जो है वो अक्कर हो रहा होता है. ठीक है. उसी तरीके से आगे जो है वो उसने एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है, और इंडस्ट्री के जो हमारे पास जो है वो चिमनी समझ लें, या जो भी हमारे पास जो है वो फ्लू गैसेस के लिए जो है वो टॉवर है, अगर वहाँ पे लाइटनिंग गिरे तो उसका क्या क्या इम्पेक्ट होता है. ठीक है. तो ये मुख्तलिफ उसने जो है वो लोकेशंस बताई हैं कि भाई अगर कहीं कहाँ कहाँ गिरे तो क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो होगा. ठीक है. तो द मोस्ट ऑब्वियस कंडक्शन पाथ अकर ड्यूरिंग ए डायरेक्ट स्ट्राइक टू द फेज वायर आइदर ऑन द प्राइमरी और द सेकेंडरी साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर. तो भाई यहाँ पे वो ये कह रहे हैं द मोस्ट ऑब्वियस कंडक्शन पाथ अकर्स during a direct strike to the phase wire either on the primary or the secondary side of a transformer. तो हमारा कंडक्शन पाथ जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगा अगर आसमान की बिजली जो है वो हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी साइड पर गिर जाए. दिस कैन जनरेट वेरी हाई ओवर वोल्टेजेस, बट सम एनालिस्ट क्वेश्चन वेदर that is the most common way that lightning surge enter load facilities and cause damage. तो यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने जो है वो क्वेश्चंस रेज किए हैं कि भाई क्या यही एक तरीका है जिसकी बिना पर जो है वो हमारी लोड फैसिलिटीज़ में जो है वो डैमेज अकर करेगा. वेरी सिमिलर ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस कैन बी जनरेटेड बाय लाइटनिंग करंट फ्लोइंग अलोंग ग्राउंड कंडक्टर पाथ. वो कहते हैं कि भाई जिस किस्म की ट्रांजिएंट्स जो हैं वो लाइव वायर्स के ऊपर गिर रही हैं, आइदर कि वो प्राइमरी साइड पे हों या सेकेंडरी साइड पे हों, उसी तरीके से जो है वो अगर अर्थ के अंदर भी लाइटनिंग करंट फ्लो कर जाए तो सिमिलर ट्रांजिएंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं. नोट दैट देयर आर न्यूमरस पाथ फॉर लाइटनिंग करंट टू एंटर द ग्राउंडिंग सिस्टम. तो अभी तस्वीर के अंदर जो है वो हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से पाथ हैं. पोल डेफिनेटली अर्थ हुआ हुआ है, तो भाई जब भी कभी जो है वो आसमान की बिजली वहाँ से गिरेगी तो अर्थ हमारा ग्राउंडिंग सिस्टम जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक थोड़ी सी स्पाइक जो है वो ज़रूर पैदा होगी. ठीक है. तो common one indicated by the dotted lines in figure 4.6 include the primary ground, secondary ground and structure of the load facilities. तो इस तस्वीर के अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि दिस वन इज़ बेसिकली द प्राइमरी ग्राउंड. उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास सेकेंडरी ग्राउंड है, और साथ ही जो है ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्ट्रक्चर भी जो है वो हमें नज़र आ रहा है जो कि इम्पैक्ट हो रहा है आसमान की बिजली के गिरने की बिना पर. Note also that strikes to the primary phase are conducted to ground circuit through arrestor to the service transformer. कि भाई अब जो प्राइमरी साइड के ऊपर जो लाइटनिंग गिरी है एट द एंड उसने भी जो है वो ग्राउंड में जाना है. जो
लाइटनिंग अरेस्टर सर्विस ट्रांसफार्मर के साथ जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। दस मैनी मोर लाइटनिंग इम्पल्सिस में बी ऑब्जर्व्ड एट लोड that one might think. Keep in mind that grounds are never perfect conductors, especially for impulses. While most of the surge current may eventually be dissipated into ground connection closest to the strike, there will be substantial surge current flowing in other connected ground conductors in the first few microseconds of the strike. तो यहाँ पे उसने जो है वो फिर हमें ज़रा बात ये बताइए कि भाई हमारे जो ग्राउंड है वो ग्राउंडिंग सिस्टम जो है वो कभी भी परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी होता ये है कि जो हमारा सर्ज करंट सिस्टम के अंदर आए वो टोटली ग्राउंड के अंदर जो है वो ख़त्म नहीं होता, उसमें से सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सर्ज करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू द ग्राउंड कंडक्टर टू द लोड पार्ट इन फर्स्ट फ्यू माइक्रो सेकेंड्स ऑफ द स्ट्राइक। यानी कि सारा का सारा जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं चला गया, कुछ अमाउंट में जो है वो ट्रेवल हो रहा होता है थ्रू द ग्राउंड सर्किट, थ्रू द ग्राउंडिंग सिस्टम के तहत जो है वो हमारे लोड फैसिलिटीज़ के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। A direct strike to a phase conductor generally causes line flashover near the strike point. Not only does this generate an impulse transient, but it causes a fault with the accompanying voltage sag and interruptions. अब जो डायरेक्ट स्ट्राइक हुई है फेस कंडक्टर के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लैश ओवर का बाइस नहीं बनती है, बल्कि वो क्या करती है कि वो अपने साथ जो है वो वोल्टेज सैग और इंटरप्शन भी सिस्टम के अंदर जो है वो लेकर आ रही होती है। द लाइटनिंग स्टर्ज कैन बी कंडक्टेड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अलोंग यूटिलिटी लाइंस एंड कॉज मल्टीपल फ्लैश ओवर एट पोल्स एंड टावर स्ट्रक्चर एज इट पासिस। तो ये लाइटनिंग सर्ज जैसे जैसे जो है वो अलोंग द यूटिलिटी लाइन ट्रेवल करेगी तो मल्टीपल फ्लैश ओवर्स जो हैं वो अकर करेंगे पोल के ऊपर या फिर टावर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। द इंटरसेप्शन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द फेज वायर इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड सर्ज अरेस्टर आर यूज्ड। तो हम लोग इस इम्पल्स को जो है वो फिर कम कर सकते हैं या फिर जो है वो इसको रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर वे के अंदर जो है वो सर्ज अरेस्टर सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर दें। इफ द लाइन फ्लैशेस ओवर एट अ लोकेशन ऑफ द स्ट्राइक द टेल ऑफ द इम्पल्स इज जनरली ट्रंकेटेड डिपेंडिंग ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्राउंड्स अलोंग द सर्ज करंट पाथ सम ऑफ द करंट में फाइंड इट्स वे इनटू द लोड apparatus। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि जब आसमान की बिजली गिरी है सिस्टम के ऊपर तो जितने भी हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर्स वगैरह हैं वो ये कहता है कि भाई जो उसका टेल पार्ट है उसको तो वो किसी तरीके से रोक देते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट का करंट जो है वो फिर आगे जो है वो ट्रेवल कर जाता है टुवर्ड्स द लोड ऑपरेटर्स की तरफ। अरेस्टर नियर द स्ट्राइक may not survive because of the severe duty. Most lightning strokes are actually many strokes in rapid fire sequence। वो ये कहता है कि जहाँ पे आसमान की बिजली गिरती है तो वहाँ का जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो अक्सर सर्वाइव नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो उसकी रीज़न वो ये कह रहा है कि जो लाइटनिंग गिर रही है वो मल्टीपल स्ट्रोक्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है, जिसके नतीजे में जो है वो जल्दी से जो है वो आग लग जाती है। Lightning does not have to actually strike a conductor to inject impulses into the power system. Lightning may simply strike near the line and induce an impulse by the collapse of an electric field। अब वो यहाँ पे नई बात शुरू कर रहा है, अब वो यहाँ पे ये बात शुरू कर रहा है कि भाई लाइटनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्टली वो कंडक्टर के ऊपर स्ट्राइक करे और सिस्टम के अंदर जो है वो इम्पल्सिस इंजेक्ट कर दे। कभी कभी आसमान से बिजली जो है वो इर्द गिर्द के एरिए के ऊपर जो है वो गिरती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर इंडक्टेंस भी मौजूद है, कैपेसिटेंस भी मौजूद है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं।
और दोनों चीज़ें जो हैं वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अपने आप का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो चूंकि ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं और फिर ये लाइटनिंग क्या करती है, इन स्टोरेज एनर्जी एलिमेंट्स के फील्ड को डिस्टर्ब करती है। तो जब वो ये फील्ड डिस्टर्ब होता है तो फिर क्या होता है, ओवर वोल्टेज जो है वो ओवरऑल सिस्टम के अंदर ट्रेवल करना जो है वो शुरू कर देता है। लाइटनिंग में आल्सो सिंपली स्ट्राइक द ग्राउंड near a facility causing local ground reference to rise considerably। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टर्ब होने के नतीजे में क्या हो रहा है, लोकल ग्राउंड रेफरेंस टू राइज कंसिडरेबली, यानी कि अर्थ का भी एक कोई खास पोटेंशियल होता है तो वो क्या कर जाता है, वो थोड़ी मोमेंटरली रेस कर जाता है। दिस में फोर्स करंट along grounded conductor into a remote ground possibly passing near sensitive load apparatus। और फिर इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो ये ग्राउंडेड कंडक्टर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास कराता है रिमोट ग्राउंड्स के अंदर, और जिसके नतीजे में जितना भी सेंसिटिव लोड इक्विपमेंट उस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आ जाता है। Many investigators in this field postulate that lightning surges enter load from the utility system through the interwinding capacitance of the service transformer as shown in figure 4.7। अब यहाँ पे उसने फिर बात को जो है वो ट्विस्ट दिया है। वो ये कहता है कि many investigator in this field postulate, assume कर रहे हैं that the lightning surge enter load from the utility system through the interwinding capacitance of the service transformer। यानी कि ये जो लाइटनिंग सर्ज यूटिलिटी सिस्टम में या लोड में एंटर हो रही है, ये किसके थ्रू एंटर हो रही है, थ्रू द इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ द सर्विस ट्रांसफार्मर। अब इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस की बात आ गई, यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है इनके दरमियान भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है। अब अगर इस कैपेसिटेंस को कंसीडर करें तो डेफिनेटली हमें उस कैपेसिटेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा जो कि वाइंडिंग और बॉडी ऑफ द ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है या फिर अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो यानी कि ये जितनी भी कैपेसिटेंसीज हैं ये भी अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही हैं लाइटनिंग सर्ज को लोड एंड तक पहुंचाने के लिए। तो फिगर 4.7 देख लेते हैं। तो फिगर 4.7 जो है ये आप लोगों को ये नज़र आ रही है। अब फिगर 4.7 के अंदर क्या हो रहा है कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। भाई ये हमारे पास जो है ये प्राइमरी कॉइल समझ लें, ये सेकेंडरी कॉइल समझ लें, इनके दरमियान जो है ये डॉटेड पोर्शन के अंदर जो है वो कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट की हुई है। सिमिलरली ये जो वाइंडिंग है इसका बॉडी के साथ या अर्थ के साथ जो कनेक्टिंग है उसमें भी जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ फॉर्म के अंदर जो है वो कैपेसिटेंस नजर आ रही है। The concept is that the lightning impulse is so fast that inductance of the transformer windings blocks the first part of the wave from passing through the turn ratio। अब यहाँ पे उसने जो है वो ये बात की है कि भाई लाइटनिंग इम्पल्स जो है वो इतनी फास्ट होती है कि इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग blocks the first part of the wave from passing through the turn ratio। यानी कि जो वाइंडिंग की इंडक्टेंस है वो इनिशियल पार्ट ऑफ द इम्पल्स को, इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइटनिंग सर्ज को जो है वो स्टॉप करती है, लेकिन द इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस में ऑफर आ रेडी पाथ फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी सर्ज। लेकिन जो इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस है वो क्या करती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी सर्च को जो है वो आसानी से गुजारने की कोशिश करती है। अब इसी दो जुमलों को दोबारा से हम देखते हैं। भाई देखें हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, एक्स ऑफ एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ऑफ एल क्या होता है हमारे पास, ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा एल किसके बराबर है, 2 पाई एफ एल के बराबर है। अब हम ये चीज़ तो कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि भाई जो लाइटनिंग इम्पल्स आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई
तो एक्स ऑफ एल की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज कर जाती है। एकदम से हाई फ्रीक्वेंसी आया, एक्स ऑफ एल की वैल्यू इंक्रीज की, और जैसे ही एक्स ऑफ एल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो है वो जो इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो क्या कर देगी, इनिशियल पार्ट को जो है वो स्टॉप कर देगी। अब भाई ये तो था हेड ऑफ द सर्ज, लाइटनिंग सर्ज की बात। पीछे क्या आ रही है, टेल आ रही है। टेल में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो लो सर्जिस जो है वो मौजूद है, लो फ्रीक्वेंसी सर्जिस मौजूद है। अब आगे लो है, तो लो के केस के अंदर, लो फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास एक्स ऑफ एल की वैल्यू कम हो गई। जब एक्स ऑफ एल की वैल्यू कम हो गई तो भाई वो वाली सर्जिस जो है वो आसानी से आगे चली जाएंगी। जब वो आगे गई तो आगे हमारे पास इंटरवाइंडिंग क्या है, कैपेसिटेंस मौजूद है। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, एक्स ऑफ सी। एक्स ऑफ सी किसके बराबर होती है, वन ओवर ओमेगा सी के। ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई एफ सी के। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स ऑफ सी एक दूसरे के क्या हो गए, इनडायरेक्ट रिलेशन के अंदर चले गए। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम हुई तो हमारे पास एक्स ऑफ सी की वैल्यू भी जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स ऑफ सी की वैल्यू जो है वो फिर कम हो जाएगी। और जब एक्स ऑफ सी की वैल्यू कम हुई तो हमारे पास जो है ये इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी सर्ज को जो है वो आगे निकालने की कोशिश करेगा। दिस कैन परमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी टर्मिनल दैट इज मच हायर देन व्हाट द टर्न रेशियो ऑफ द वाइंडिंग्स वुड सजेस्ट। अब यानी कि अब इस एक्स ऑफ एल और एक्स ऑफ सी के बिहेवियर ने क्या कर दिया, हमारे सेकेंडरी टर्मिनल के ऊपर जो है वेरी हाई वोल्टेजेस जो है वो पैदा करवा दी है। यानी कि जितनी एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ द टर्न रेशियो थी उससे कहीं ज्यादा वोल्टेज जो है वो हमारे पास सेकेंडरी साइड पर अकर हो गया। द डिग्री टू विच capacitive coupling occurs is greatly dependent on the design of a transformer। यानी कि जब भी कभी हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग जो है वो कैपेसिटिव कपलिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर कंसीडर कर रहे होते हैं। नॉट ऑल ट्रांसफार्मर हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड हाई टू लो कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ द वे द वाइंडिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। द वाइंडिंग टू ग्राउंड कैपेसिटेंस may be greater than the winding to winding capacitance, and more of the impulse may actually be coupled to ground than the secondary winding। तो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि वाइंडिंग टू ग्राउंड कैपेसिटेंस को जो है वो ज़्यादा रखते हैं इन कंपैरिजन टू वाइंडिंग टू वाइंड कैपेसिटेंस को, ताकि ये है कि जब भी कभी कोई इम्पल्स या सर्ज आए तो वो इजी पाथ उसको किस चीज़ का मिल जाए, ग्राउंड का मिल जाए बानिस्बत के सेकेंडरी साइड पर जाने के लिए। इन केस the resulting transient is a very short single impulse or train of impulses because the interwinding capacitance charges quickly. Arresters on the secondary winding should have no difficulty dissipating the energy in such a surge, but the rate of rise can be high. Thus, lead length becomes very important to the success of an arrestor in keeping this impulse out of load equipment। तो भाई यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई जो अरेस्टर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर जो है वो लगा रखे हैं उनकी पोजीशन जो है वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है। अगर जो है वो लेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली सर्ज जो है वो फिर एनहांस कर जाएगी। तो इसलिए जो है वो हमारी कोशिश जो होती है कि सेकेंडरी साइड के ऊपर ही जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया जाए, ताकि ये है कि वो सिंगल ट्रांजिएंट को या मल्टीपल ट्रांजिएंट्स को जो है वो उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो ख़त्म कर सके। मैनी टाइम्स अ लॉन्गर इम्पल्स विच इज समटाइम्स ऑसिलेटरी इज ऑब्जर्व ऑन द सेकेंडरी व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक टू द यूटिलिटी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे वो दूसरी बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लॉन्गर इम्पल्स होती है वो ऑसिलेटरी इन नेचर होती है, और अगर आसमान की बिजली जो है वो प्राइमरी साइड पे जो है वो गिरी है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमें सेकेंडरी साइड पर भी नज़र आ रहा होता है। दिस इज लाइकली ड्यू नॉट टू कैपेसिटिव कपलिंग थ्रू द सर्विस ट्रांसफार्मर बट टू कनेक्शन अराउंड द ट्रांसफार्मर थ्रू द ग्राउंडिंग सिस्टम। तो वो ये कहते हैं कि भाई क्यों हमें जो है वो सेकेंडरी साइड पर इसका इफेक्ट नज़र आता है,
कहते हैं वो उसमें जो है वो कपलिंग का कोई इफेक्ट नहीं मौजूद होता। होता ये है कि प्राइमरी साइड पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो पोल के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगा रखे हैं। तो वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करते हैं, वो फौरन ही आसमान की बिजली को जो है वो अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। लेकिन जब वो ग्राउंड में पहुंचा, ग्राउंडिंग की बिना पे जो है वो उसका इम्पैक्ट हमें सेकेंडरी साइड पे जो है वो नज़र आने लग जाता है। तो फिगर इस फिगर के अंदर जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी साइड पे जो है वो हमारे पास जो है वो एक सर्ज आ रही है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्या रखा है, एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा रखा है। तो ये जो सर्ज है ये बेसिकली होती क्या है कि फौरन ही ग्राउंड हो जाती है। अब ग्राउंड का पोटेंशियल जो है वो जैसे ही डिस्टर्ब होता है, उस डिस्टरबेंस की बिना पर जो है ये हाई पोटेंशियल जो है ये अदर ग्राउंडिंग नेटवर्क, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के या सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर के ऊपर भी उसका इफेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। दिस इज a particular problem if the load system offers a better ground and much of the surge current flows through the conductor in the load facility on the way to ground। तो जो बात अभी हम लोगों ने की वो उसने जो है वो यहाँ पर हमें बता दी है कि अभी किस बिना पे जो है वो फिर हमारे पर लोड फैसिलिटी के ऊपर जो है वो फिर हाई पोटेंशियल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। द चीफ पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स with lightning stroke current entering the ground system are they rise the potential of the local ground above other ground in the vicinity of several kilovolts। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक्सक्यूज मी सर। अब बताएं, अब आवाज आ रही है? जी सर अब आइए। जी सर अब आ रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आवाज की बिना पर कितना मिस हो गया है, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं वो सारा कुछ। सर ये दे राइज द पोटेंशियल ऑफ लोकल ग्राउंड यहाँ से। यही तो पढ़ रहा था अभी मैं। सर वो आवाज़ से लिखिए। अच्छा, बीच में आवाज। चलें, अपने अपने ये माइक ऑफ कर दें, ये थोड़ा सा नेट का अप डाउन होता रहेगा, क्या करें, प्रॉब्लम तो है, बस सारी दुनिया ही ऑनलाइन पढ़ा रही है और पढ़ रही है। अच्छा सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी हम रुक ही गए हैं। तो फैसल है सर, वो फैसल ऐड नहीं है हमारी इस क्लास में ना, आप देख लें सर उसको क्या करना है। 2K 18 MELE04। थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि यामीन ऐसा है कि वो फैसल को कहें कि आज तो वो इंतज़ार करे, या फिर ये है कि मुझे दोबारा लॉग ऑफ होके फिर लॉग इन होना पड़ेगा, तो फिर नई नोटिफिकेशंस आ जाएंगी सारी। तो अभी तो ये है कि इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर के बाद मैं एक दफ़ा जो है वो लॉग आउट होऊंगा, उसके बाद फिर दोबारा लॉग इन होऊंगा, तो फिर मेरे पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी जिन जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा। तो अब उसको कहें कि इस लेक्चर में तो वो कुर्बानी दे, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो मैं भेज दूंगा, तो वो रिकॉर्डिंग सुन ले। ठीक है, तो नेक्स्ट ठीक है, थैंक लेक्चर यू में सर। उससे मैं ज्वाइन कर लूँगा। हाई वोल्टेज का जो लेक्चर होगा उसमें मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। और भी कोई और हो तो उसको भी ये मैसेज कन्वे कर दें, क्योंकि ये मैं सुबह ही लॉग इन हो गया था, तो मुझे नहीं पता कि बीच में और किस किस की आई हैं। ओके सर, थैंक यू सर।
चलें तो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि व्हाट आर द चीफ पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स विद लाइटनिंग स्ट्रोक करंट्स एंटरिंग द ग्राउंड सिस्टम। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? दे रेज द पोटेंशियल ऑफ द लोकल ग्राउंड above other ground in the vicinity of several kilovolts। तो भाई सबसे मेजर इशू क्या है कि ये जो आसमान से बिजली आई है और ग्राउंड में गई है, इसने क्या किया है कि लोकल ग्राउंड का पोटेंशियल जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको रेस कर दिया इन कंपैरिजन टू द अदर ग्राउंड। कितना रेस कर दिया है? अप टू सेवरल किलोवोल्ट्स तक जो है वो रेस कर दिया। सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट that is connected between two ground references such as computer connected to the telephone system through modem can fail when subjected to lightning surge voltages। अब वो ये कहता है कि वो इक्विपमेंट जो कि टू ग्राउंड रेफरेंसेस के साथ कनेक्टेड हैं, वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो अपनी वर्किंग जो है वो फिर छोड़ देंगे या फिर जो है वो फेल हो जाएंगे ऑपरेशन में। सेकेंड पॉइंट वो कहता है दे इंड्यूस हाई वोल्टेजेस इन फेस कंडक्टर एज दे पास थ्रू केबल्स ऑन द वे टू अ बेटर ग्राउंड। और दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि दे इंड्यूस हाई वोल्टेजेस इन फेस कंडक्टर्स। अब ये भी जो है ये फिर हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर, तो जो ये दूसरा प्रॉब्लम है इसके बारे में इसी चैप्टर में हम लोग जो है वो मज़ीद आगे पढ़ेंगे सेक्शन 4.5.3 में। अभी तो खैर स्टार्ट है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आइडियाज अबाउट लाइटनिंग कैन चेंजिंग विद रिसेंट रिसर्च। ठीक है, लाइटनिंग काज मैनी फ्लैश ओवर्स ऑफ यूटिलिटी लाइन्स देन प्रीवियसली थॉट। Evidence is also mounting that lightning stroke current wave fronts are faster than previously thought, and that multiple strikes appear to the norm rather than exception. Duration of some strokes may also be longer than reportedly by earlier research. These findings may help explain failures of lightning arrestor that were thought to have adequate capacity to handle large lightning strokes। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है वो हमारे पास जो है वो फिर थ्योरीज जो है उसके अंदर जो है वो चेंजेस अकर कर रही हैं। हम जो पहले सोच रहे थे अब उस तरह से नहीं हो रहा, अब बहुत सी जो है वो चीज़ों के अंदर जो है वो फ़र्क आ गया। तो अभी जो है ये लाइटनिंग का टॉपिक जो है वो मज़ीद एक्सप्लोर करने की जो है वो ज़रूरत है। तो ये जो था ये तो लाइटनिंग के हवाले से था। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास फेरो रेजोनेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल यही बनता है कि आप लोग किस तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द रेजोनेंस एंड द फेरो रेजोनेंस। फिर जाके जो है वो फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। जी, आप लोगों से सवाल है, कोई भी इसका जवाब देना चाहे। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेजोनेंस एंड फेरो रेजोनेंस? ये बेसिकली हम लोग जब नेटवर्क एनालिसिस पढ़ाते हैं बच्चों को फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो तब जाके जो है वो फिर इसके बारे में जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं। अच्छा चलें, ये कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो थंब अप किया हुआ है, हाथ अपना ऊपर किया हुआ है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? हुसैन मुश्तबा, अब्दुल वसीम, इफ्तिखार खादिम, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ये तो जस्ट अटेंडेंस शो करने के लिए हाई रेस किया था। अच्छा अच्छा, चल बस फिर ठीक है। तो हाँ जी, कोई जवाब देना चाहे? What is the difference between resonance and फेरो रेजोनेंस? अच्छा चलें, रेजोनेंस क्या होता है ये बता दें। मेरे भाइयों उठ जाओ आप सब। अभी तक नींद में हैं क्या आप लोग?
चले रेजोनेंस के बारे में ही बता दें। रेजोनेंस जब एक्स सी और एक्सएल आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस इक्वल हो जाती हैं, तो वो सर्किट को हम कहते हैं वो रेजोनेंस उसमें क्रिएट हो गई है। अच्छा, सही इक्वल सही। तो फेरो रेजोनेंस क्या होगी? सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में करंट फ्लो करता है, और उसके अंदर आपके पास क्योंकि मेरे ख्याल में कैपेसिटेंस भी होती है और उसकी अपनी एक इंडक्टेंस भी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, तो उसमें जो रेजोनेंस क्रिएट होती है उसको फेरो रेजोनेंस कहते हैं। सही। अच्छा चलें। अच्छा यामीन, ऐसा है कि मैंने अभी 4 स्टूडेंट्स को ऐड किया है ये पावर क्वालिटी की क्लास में, और 4 स्टूडेंट्स ही ऐड किए हैं हाई वोल्टेज की क्लास में। उसमें फैसल को भी ऐड हो गया है, अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो विद इन द लेक्चर, इन द मिडल ऑफ द लेक्चर ज्वाइन कर सकता है। आप उसको मैसेज कन्वे कर दो बेशक। ओके सर। अच्छा चलें। तो बहुत मामूली सा फ़र्क है बिटवीन द रेजोनेंस एंड द फेरो रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस का इम्पैक्ट जो है वो चलें अभी हम पढ़ते हैं, फिर आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि लीनियर सिस्टम में रेजोनेंस का इम्पैक्ट होता है, और नॉन लीनियर सिस्टम्स के अंदर जो है वो हमारे पास फेरो रेजोनेंस का इम्पैक्ट होता है। हमारा जो पावर सिस्टम है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर सिस्टम के अंदर होता है, नॉन लीनियर बिहेवियर इसका ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो फेरो रेजोनेंस का इम्पैक्ट जो है वो फिर आकर हो रहा होता है। और ये जो फेरो रेजोनेंस होती है ये भी सिस्टम के अंदर जो है वो ओवर वोल्टेज, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस का जो है वो बाइस बनती है। खैर, तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा मज़ीद तफसील से जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फेरो रेजोनेंस, द टर्म फेरो रेजोनेंस refers to a special kind of resonance that involve capacitance and iron core inductance. The most common condition in which it causes disturbances is when the magnetizing impedance of a transformer is placed in series with a system capacitor. इसको आसान अल्फाज के अंदर जो है वो मैं ये कहता हूँ कि फेरो रेजोनेंस, it is also called non-linear resonance. It is basically a type of resonance in electric circuits which occurs when a circuit containing non-linear inductance is fed from a source that has series capacitance. ठीक है, तो ये इसको हम लोग नॉन लीनियर रेजोनेंस भी कहते हैं, और ये सर्किट के अंदर उस वक्त अकर करती है जब हमारे पास नॉन लीनियर इंडक्टेंस जो है इज फेड फ्रॉम अ सोर्स दैट हैज सीरीज कैपेसिटेंस, यानी कि नॉन लीनियर इंडक्टेंस जो है वो अकर हो रही हो या फेड हो रही हो सिस्टम के अंदर, किस सोर्स में से? जिस सोर्स के अंदर हमारे पास कैपेसिटर जो है वो सीरीज के अंदर जो है वो कनेक्टेड हो। तो अब ये बेसिकली करती क्या है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व कैपेसिटेंस एंड आयरन कोर इंडक्टेंस। अब ये आयरन कोर इंडक्टेंस जो है इसको हम लोग जो है वो कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली द नॉन लीनियर इंडक्टेंस, और ये कैपेसिटेंस जो है ये क्या है, इन सीरीज विद नॉन लीनियर इंडक्टेंस है। तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, हमारे पास फेरो रेजोनेंस का फिनोमिना जो है वो अकर कर रहा है। अब ये बेसिकली करती क्या है, इट कॉजेज डिस्टर्बेंसेस when magnetizing impedance of a transformer is placed in series with a system capacitor. This happens when there is an open phase conductor. यानी कि फेरो रेजोनेंस कब अकर होती है, जब हमारे पास जो है वो कोई भी एक फेज जो है वो ओपन हो और बाकी दो फेजेस जो हैं वो हमारे पास क्लोज हो, या कोई से दो फेजेस क्लोज हों और कोई एक आध कंडक्टर जो है वो ओपन हो। Under controlled condition, ferro resonance can be exploited for useful purposes
such as in constant voltage transformer. Ferroresonance is different than resonance in linear system elements. In linear system, resonance results in high sinusoidal voltage and current of a resonant frequency. अब ये कैसे होता है? जब हमारे पास x of L और x of C एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो जब वो नलीफाई कर देते हैं, सिस्टम के अंदर बेचारा क्या चीज़ रह गई? एक ही चीज़ रह गई जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब जब ये दोनों इम्पैक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शूट अप कर जाता है। ठीक है। लीनियर सिस्टम रेजोनेंस इज अ फिनोमिना बिहाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन पावर सिस्टम। तब यही लीनियर सिस्टम रेजोनेंस जो है ये बाइस बनता है किस चीज़ का? मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन पावर सिस्टम का। उसका इम्पैक्ट आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। Ferroresonance can also result in high voltage and current, but the resulting waveform are usually irregular and chaotic in shape. यानी कि हमारे पास इस केस के अंदर भी हाई वोल्टेजेस या करंट पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो वेव फॉर्म है वो लीनियर नहीं है, इरेगुलर इन शेप है, और उसकी शेप भी जो है वो डेफिनेट नहीं है। उसकी शेप भी जो है वो फिर हमारे पास जो है वो कंडीशन टू कंडीशन जो है वो वेरी कर रही है। द कंसेप्ट ऑफ फेरो रेजोनेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर सिस्टम रेजोनेंस एज फॉलोज। तो अब हमारे पास क्या है? कंसीडर अ सिंपल RLC सर्किट एज शोन इन फिगर 4.9। तो ये हमारे पास एक सिंपल सीरीज RLC सर्किट है, और इस सीरीज RLC सर्किट के अंदर हम लोग जो है वो क्या चीज़ निकाल रहे हैं? निगलेक्टिंग द रेजिस्टेंस R फॉर द मूवमेंट, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे उसने जो है वो एक्सप्रेशन लिखा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट बाय निगलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ R। ठीक है। तब यहाँ पे हमारे पास E जो है वो ड्राइविंग वोल्टेज है, x ऑफ L जो है वो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस है, और x ऑफ C जो है वो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस है। When x of L is equal to x of C, a series resonant circuit is formed and the equation yields an infinitely large current that in reality would be limited by R। तो जब भी कभी हमारे पास x of L और x of C एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हमारे पास पैदा होगा। लेकिन ये आइडियल केस होता है। प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ R इन द सिस्टम लिमिटाइज द वैल्यू ऑफ द करंट I। An alternate solution to the series RLC circuit can be obtained by writing two equations defining the voltage across the inductor। अब यहाँ पे उसने क्या किया है? अब उसने क्या किया है कि RLC सर्किट के अंदर अक्रॉस द इंडक्टर उसने वोल्टेज जो है वो मालूम करने की कोशिश की है। अब ये दो इक्वेशंस जो हैं वो उसने बनाई हैं। अब वो ये कहता है कि भाई इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे वो इस इटैलिक V के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू J टाइम्स XLI। ठीक है। अब एक तो वोल्टेज कहता है कि भाई वो ये है, अब दूसरा वोल्टेज वो ये कहता है कि भाई अगर मैं इस वैल्यू को इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूं और फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन बनेगी। आप लोगों के पास कागज पेंसिल है कोई? भाई सर है। अच्छा चलें, कागज पेंसिल निकालें और फिर जो है वो उसके अंदर जो है वो आप नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। मेरे भाई आप अगर कोई करीब में कोई कागज पेंसिल मिल जाए तो ले लो। ये गलती गई था, जल जाएगा। इसको निकालें। पड़ेगा। अच्छा चलें, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करें आप लोग। ये वाली जो इक्वेशन है इसको निकालें कि क्या ये आप लोगों के पास सबके पास निकल रही है कि नहीं निकल रही है, क्योंकि आगे वाली जो इक्वेशन है वो इन्हीं दो इक्वेशंस के ऊपर जो है वो हमारी पूरे इस टॉपिक की डिस्कशन चलेगी।
दोनों दोनों। चले, आपको जो है वो मैं बस 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जो है वो इस इक्वेशन को डिटरमिन करें, फाइंड आउट करें जरा, इस इक्वेशन को डिटरमिन करें। पानी लेके आप जाकर यहाँ से पानी लेके आता ऊपर सर ये थोड़ा प्रीवियस सा पानी इक्वेशन तो लेके दिखाया ना, उसी से ये सिंपलीफाई होगी ना। पानी आप लोग पीना। अरसलान अपना माइक ऑफ करें आप, अरसलान अपना माइक ऑफ करें, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। जी आप लोगों ने निकाल ली है ये वाली इक्वेशन, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? जी सर, कर ली। और ये वाली जो कर दो ली सर। इक्वेशंस हैं, हाँ जी, अब मुझे ये बताएं कि ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है? जी सर कर ली है। चले, एक्सेल = 0 पुट करके उसमें एक्सेल की जगह आपने क्या पुट की है? सर 0 पुट किया जो ऊपर भी कैसे की है समझ नहीं आई। अल्लाह के बंदे, एक्सेल की जगह 0 तो पुट करना ही नहीं है। XC में सर ऊपर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं आती सर, तो ये तो भाई ये देखें, बड़ी सिंपल सी बात थी, कुछ भी नहीं करना था। इस पूरे फैक्टर को आप लोगों ने इस आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देना था, यानी कि आई जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता, आई जो है वो एक्स ऑफ सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना था। हाँ जी, उस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। उस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने जे आई एक्स ऑफ एल की जगह इटैलिक वी को जो है वो पुट कर देना था। तो जब उस इटैलिक वी को पुट करते तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जानी थी। ठीक है, करके देख लें। हो गया, ये हो गया है ना? चल ठीक है। अब आगे जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, अब आगे हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम लोगों ने प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब प्लॉट करना है तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखना है कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई मालूम कर लेंगे आप लोग कि व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो प्लॉट कर देंगे
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग द वाई एक्सिस हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास कौन सा है, आई, जे आई जो है वो हमारे पास जो है वो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने जो है ये चीज प्लॉट की है, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने जो है वो